नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच हाजिर हूं ये कहने के लिए कि बीपीएससी ने दिया धोखा और शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन से कर रहा है खिलवाड़। बीपीएससी की नीति स्पष्ट नहीं होती और अपने वायदों से मुकर रहा है बीपीएससी। अधिक से अधिक सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो, इस नीति पर बीपीएससी कर रहा है काम और जितने सीटों पर बहाली हो उतने सीट कर दिया जाए खाली। इन तमाम मुद्दों पर आज के वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे वीडियो को लाइक करते हुए अधिक से अधिक दोस्तों एवं सरकार के कानों तक पहुंचने के लिए शेयर अवश्य करें। साथियों, आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं आज के बीपीएससी के नीति की। बीपीएससी की नीति स्पष्ट नहीं है साथियों और वे अपने वायदों से हमेशा मुकर रही है। सबसे पहले इस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर बीपीएससी ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। आप सभी जान चुके हैं कि बार बार बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय ने कहा था कि हम तमाम सीटों को चाहे जितनी बार पूरक रिजल्ट जारी करना पड़े हम पूरक रिजल्ट जारी कर सीटों को भरेंगे। लेकिन क्या हुआ? छलावा किया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर। आखिर क्यों नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट? आप सभी जान चुके हैं कि बीपीएससी ने जो पूरक रिजल्ट जारी किए हैं वो अभ्यर्थियों के नहीं हैं, वे उन अभ्यर्थियों के हैं जिनके द्वारा क्लेम किया गया था, ऑनलाइन आवेदन किया गया था। और जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया वे वैसे अभ्यर्थी थे जो कि कटऑफ से ऊपर वाले थे, कटऑफ से नीचे वाले नहीं थे, कटऑफ से ऊपर वाले थे और बीपीएससी के गलतियों के कारण उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। और उन्हीं तमाम अभ्यर्थियों को इस बार 1 to 5 के अंतर्गत रिजल्ट दिया गया है साथियों। तो क्या इसी को पूरक रिजल्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट कहा जाएगा? ये सोचने वाली बात है। उसमें भी साथियों ये बिल्कुल पूरे जितने भी सीट होनी चाहिए थी उन तमाम सीटों पर पूरक रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। 497 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बीपीएससी ने स्पष्टीकरण किया है कि आपने जो भी क्लेम किया उसमें शपथ पत्र नहीं लगाया है, यानी एफिडेविट नहीं लगाया है, इसलिए उनका रिजल्ट भी नहीं दिया गया और उन पर स्पष्टीकरण का पत्र भी भेजा गया। तो क्या शिक्षक अभ्यर्थी इसी तरह अपनी जिंदगी का खेल किसी के हाथों खिलवाते रहेंगे? ये बहुत बड़ी सोचनीय मुद्दा है साथियों। सारे सीटों पर पूरक रिजल्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन सारे सीटों क्यों नहीं? अभी भी ढेर सारे अभ्यर्थी फर्जी अभ्यर्थी बहाल हैं जो दिन प्रतिदिन या तो अपना त्याग पत्र देकर भाग रहे हैं तो कोई फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर योगदान करने जा रहे हैं। ढेर सारे हमारे वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जी बहाल हो चुके हैं और उसके आधार पर तमाम नीचे के अभ्यर्थियों को धोखा मिल रहा है। आखिर गलती किसी और ने और सजा हमारे नीचे के अभ्यर्थी को क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है। बीपीएससी अगर शुरू में ही बिल्कुल छानबीन करते हुए अपना रिजल्ट जारी कर दिया होता तो आज की तारीख में नीचे के अभ्यर्थियों का मौका जो नहीं मिल पाया है, इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ता और आज भी वे शिक्षक बने होते। तो आखिर कब तक भुगतेंगे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी? इन पर सोचना होगा साथियों। हम आपको बता दें कि हमेशा बीपीएससी गलती करते आई है जिसका सजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। सभी जान चुके हैं, सभी बिल्कुल जान चुके हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट में क्वालिफाई नहीं किया था, 1 to 5 की बातें हम बता रहे हैं साथियों, सीटेट में क्वालिफाई नहीं किया था, प्रशिक्षण में क्वालिफाई नहीं किया था, उनकी भी काउंसलिंग करा ली गई थी साथियों। आखिर क्यों करा ली गई? अगर उनकी काउंसलिंग, उनका रिजल्ट जारी नहीं होता तो उनसे नीचे वाले अभ्यर्थियों का स्थान मिलता कि नहीं मिलता?
ये सोचने वाली बात है। आखिर किस नीति पर बीपीएससी काम कर रही है, इस पर हम सभी तमाम बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी विचार करना होगा। साथियों, एक और अन्य बातें बता दूं कि TRE 2 के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 एवं 9, 10 के सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए विषय का चयन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आखिर जब 2 ही विषय से क्वेश्चन आने थे, अभ्यर्थी को 2 विषय चुनने थे जिससे 40-40 अंक के सवाल होते, तो बीपीएससी शुरू में ही ऐसी घोषणा क्यों नहीं कर दी, ताकि तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता उन दोनों चयनित विषयों को पढ़ने का। परीक्षा से 3 दिन या फिर 2 दिन पहले ये घोषणा की जाती है कि आप जिस विषय का चयन करेंगे उसी का आपको एग्जाम देना है। इससे पहले तमाम अभ्यर्थी ये जान रहे थे कि हमें कंबाइन यानी सभी विषयों से परीक्षा देनी है। तो ऐसा ये इस स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जाती है बीपीएससी के माध्यम से? ये सोचने वाली बात है। इसका सीधा अर्थ है कि अधिक से अधिक बहाली ना हो और अभ्यर्थी पीछे हट जाए, असफल हो जाए। अन्य बातें दोस्तों, NIOS के अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। आप सभी जानते हैं कि TRE 2 के एग्जाम से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश जारी हो गया था और इस न्यायादेश के आलोक में तमाम लोग यही जान रहे थे कि TRE 2 के अंतर्गत NIOS के अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा और वे परीक्षा से वंचित होंगे। लेकिन बीपीएससी ने खुलेआम रूप में इसका दिशा निर्देश जारी नहीं किया। बीपीएससी को यह कह देना चाहिए था कि इसमें NIOS के अभ्यर्थी बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। लेकिन अतुल प्रसाद महोदय ने यह कहा कि जब उन्होंने फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड जारी करना मेरा काम है और एडमिट कार्ड जारी अगर हुआ है तो परीक्षा देना उनका काम है। क्यों देते परीक्षा? आखिर अभ्यर्थियों को शौक लगा है क्या इस करकराते ठंड में और अपने जेब से रुपए गलाकर जिसका रिजल्ट नहीं आए उसका एग्जाम देने का शौक नहीं लगा हुआ है? तमाम अभ्यर्थियों को ये सूचना दे देनी चाहिए थी कि हर हाल में NIOS के अभ्यर्थियों का TRE 2 से नाम हटाया जाएगा और उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये धोखा नहीं तो और क्या है साथियों, ये सोचने वाला विषय है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष महोदय ने अपने मुखार बिंदु से कहा था कि TRE 2 के जो भी प्रश्न होंगे वे बिल्कुल फ्रेंडली होंगे और इन्होंने अपने इन बातों से भी मुकर गए हैं। आप सोच सकते हैं जो भी अभ्यर्थी TRE 2 के एग्जाम में बैठे होंगे वे सभी जान चुके होंगे कि क्या सचमुच TRE 2 के जितने भी प्रश्न थे वे सभी के सभी फ्रेंडली थे क्या? नहीं, कतई फ्रेंडली नहीं थे। ये कहकर तमाम अभ्यर्थी बस इस आशा में रह गए कि फ्रेंडली क्वेश्चंस होंगे और उन्होंने 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा और इसका नतीजा हुआ कि अधिकांश अभ्यर्थियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अभ्यर्थी सही ढंग से अपनी तैयारी नहीं कर पाए और वे तमाम अभ्यर्थी आज अपनी माथे पर हाथ रखकर इस बात का रोना रो रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। साथियों, बीपीएससी जो विशेष नीति पर काम कर रही है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि उनकी ये भी नीति है कि अधिक से अधिक सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया नहीं की जाए। बस इसी नीति पर काम कर रही है। हम आपको बता दें कि अगर ये नीति नहीं है तो विषय वस्तु से हटकर सवाल क्यों किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल अपने मुखार बिंदु से कहा था कि सीनियर सेकेंडरी के जो भी प्रश्न होंगे उनका लेवल स्नातकोत्तर या फिर स्नातक का रहेगा, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों को जानकारी 11th और 12 के अंतर्गत ही रखना है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जानकारी सिर्फ 11th यानी सीनियर सेकेंडरी तक ही रखनी है, लेकिन उनका लेवल स्नातकोत्तर या फिर स्नातक होगा। इस नाम पर भी धोखा किया गया है। आप सभी जान ले कि सीनियर सेकेंडरी के जो भी क्वेश्चन किए गए हैं वो एक क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी के लेवल का नहीं था, वे स्नातक या फिर स्नातकोत्तर के लेवल का था। साथियों, एक विषय का हम उदाहरण लेते हैं
कि पोल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के जो भी अभ्यर्थी हमारे थे, उन्होंने अपनी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठने का मन बनाया था। और ये इतिहास गवाह है कि बीपीएससी का जो भी सिलेबस होता है, क्योंकि वो बिहार से संबंधित है और बिहार भारत का राज्य है, तो इसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत अहम विषय है। और बीपीएससी के तमाम परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न अवश्य रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न नहीं किए गए। आखिर क्यों? इसका यही नतीजा था कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसमें सफल नहीं हो। बस यही सोचकर प्रश्न पत्र ये तैयार किए गए थे। आखिर भारत के बिहार राज्य में, भारत के एक राज्य में एग्जाम हो, उसमें भी बिहार के राज्य में चुनाव हो, बिहार के राज्य में एग्जाम हो, और उसके बाद भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न नहीं किए जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये सोचना होगा साथियों कि आखिर बीपीएससी के द्वारा ऐसी नीति क्यों खेली जा रही है। अब साथियों हम आपको बता दें कि जितने सीटों पर बहाली, उतने सीटों को खाली किए जाने पर भी नीति तैयार हो चुकी है। साथियों, जितने सीटों पर बहाली की जाएगी, उतने सीटें निश्चित रूप से खाली कर दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से पहले बिहार से एक भी शिक्षक हटाए नहीं जा रहे थे। बिहार में शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त जितने भी विषय हैं और जितने भी डिग्रियां हैं, सभी के सभी मान्य थे, चाहे वो बीएड की डिग्री हो या फिर एनआईओएस की डिग्री हो। लेकिन ज्यों ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, एक तरफ एनआईओएस की डिग्री अमान्य हो गई तो दूसरी तरफ बीएड की डिग्री अमान्य हो गई। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि छठे चरण में भी बहाली की गई थी उन्हीं एनआईओएस के माध्यम से और उसी बीएड डिग्री के आधार पर। लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू होते ही ये सारे के सारे नतीजे बदल गए और कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में बहालियां प्रारंभ हो गई। आखिर ये नीति कैसी है? ये सोच सकते हैं कि इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि जितने सीटों पर बहाली हो, उतने सीटें अवश्य खाली कर दिया जाए ताकि सरकार के ऊपर इसका ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़े। साथियों, अगर ये बहाली की प्रक्रिया नहीं होती तो आज के तारीख में बीएड डिग्री धारी भी शिक्षक बनकर चैन की जिंदगी जी रहे होते और वे लहू के आंसू आज की तारीख में नहीं बहाते। एनआईओएस के अभ्यर्थी जो कि टीआरई 1 के अंतर्गत बहाल हो चुके हैं, उनकी भी नींद गायब है। रात रात भर उनकी नींद नहीं आ रही है। उनका जीवन अंधारमय हो चुका है, अंधेरा बन चुका है जिंदगी। साथियों, आखिर क्यों? ये सोचने वाला विषय है। आखिर इसी का यही नतीजा है कि एनआईओएस के अभ्यर्थी को भी इस बात का डर है कि वे भी शिक्षक बनकर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब बीएड वाले बाहर हो सकते हैं तो एनआईओएस वाले बाहर क्यों नहीं हो सकते? इस बात का डर एनआईओएस के अभ्यर्थी जो कि शिक्षक बन चुके हैं उन्हें भी सता रही है। साथियों, हमारा शौक नहीं है कि हम इन तमाम बातों को आप तमाम अभ्यर्थियों के समक्ष गलत तरीके से रखूं। ये जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सही है और मैं विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं। हम ये नहीं कहते कि बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के तमाम अभ्यर्थी की डिग्री गलत है। क्या बीएड वालों को ये पता था कि उनकी डिग्रियां कभी अमान्य हो जाएगी? क्या एनआईओएस वालों को ये पता था कि उनकी डिग्रियां अमान्य हो जाएगी? क्या टीआरई 2 के अंतर्गत जिन्होंने, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, उन्होंने एग्जाम दिया, क्या उन्हें पता था कि मेरा रिजल्ट टीआरई 2 के अंतर्गत नहीं आएगा? साथियों, ये सब बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने का परिणाम है कि आज अभ्यर्थियों को आज आंसुओं का रोना रोना पड़ रहा है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से साथियों, आप तमाम दोस्तों की ओर से हम बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय
और अपर शिक्षा सचिव के पाठक महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, हम पैर पकड़कर उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि महोदय अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को सुनी जाए और जिन्होंने शिक्षक बनने की ठानी है, जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए इतने दिनों तक प्रयास किया है, जिन्होंने विभिन्न डिग्रियां हासिल की है, उनकी भावना का भी ख्याल रखा जाए और TRE 2 के अंतर्गत अधिक से अधिक सीटों पर बहाली की जाए। इसके अलावे प्रथम फेज के अंतर्गत जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट थे, BPSC की गलती के कारण जिन अभ्यर्थियों का नीचे से क्रम नहीं आ पाया, उनका भी ख्याल रखते हुए एक बार फिर से रिजल्ट जारी किया जाए ताकि उन तमाम अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर मिल सके। हम ये भी बातें कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से अध्यक्ष महोदय और के पाठक महोदय की कि महोदय आप दोनों की चर्चा बहुत है बिहार में, परंतु तमाम अभ्यर्थियों की बातों का ख्याल रखा जाए, उनकी भावना को पहचाना जाए, साथ उनकी भावना से खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनकी भावना को पहचान कर जब बहाली की प्रक्रिया चल रही है तो अधिक से अधिक सीटों पर बहाल किया जाए और तमाम बिहार के साथ साथ अन्य जो भी बाहरी अभ्यर्थी है जिन्होंने भी मन बनाया है कि हमें बिहार में शिक्षक बनना है, उनका ख्याल रखते हुए उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाए, परंतु तमाम सीटों पर बहाली किया जाए। ऐसी अगर नीति रही तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि TRE 2 के अंतर्गत भी 70,000 से ज़्यादा बहालियां नहीं होंगी और 50,000 सीटें इस TRE 2 के अंतर्गत भी खाली रह जाएंगे। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तमाम अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि सरकार की कानों तक हमारी आवाज़ आपके लिए पहुंच सके और सरकार के साथ साथ BPSC के अध्यक्ष महोदय के कानों में भी पहुंचे कि तमाम अभ्यर्थियों की हमारे ऊपर आशा है और विश्वास है कि अधिक से अधिक सीटों भरे जाएंगे और तमाम बिहार के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम अभ्यर्थियों को हमारे माध्यम से शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। तो हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें साथियों, इतना शेयर करें कि ताकि पता चल जाए कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए तमाम अभ्यर्थी बिल्कुल जाग चुके हैं और गलत नीतियों को पहचान चुके हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।